नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे का आज आखिरी दिन रहा। उन्होंने 10 मिनट में 100 किलोमीटर की यात्रा की। मैग्लेव ट्रेन पर वो सवार हुए और सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब यूपी के विकास को भी उसी रफ्तार से वो दौड़ा पाएंगे। सिंगापुर और जापान के दौरे से कितना निवेश वो उत्तर प्रदेश के लिए लेकर आ पा रहे हैं। साथ ही हम आपको खबरदार करेंगे एनसीईआरटी की 8वीं की किताब को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन किया गया है, उस अंश की भी बात करेंगे। सूरत के घोटालेबाजों को भी आज हम खबरदार कर रहे हैं, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कूड़े का जो पहाड़ है वो जस का तस नजर आया। यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं है, यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पूरे भारत से आए। बाबा के लिए हमारा जापान से यह संदेश है, बाबा तुम बुलडोजर बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत के अंदर सबसे अधिक स्केल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के इस स्केल को आज हम लोग स्किल और स्पीड के साथ जोड़ करके एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आइए अब खबरदार की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे से जुड़ी खबर से, जहां पर जापान दौरे पर जब वो पहुंचे हैं, जिस तरीके से मैग्लेव ट्रेन में उन्होंने सवारी की है, ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन है। योगी आदित्यनाथ का जो संपूर्ण विदेश दौरा रहा है वो बहुत अधिक सुर्खियों में पहले दिन से ही रहा है। उन्होंने जो बातें वहां पर की हैं, निवेश के जो दावे और वादे उन्होंने वहां से किए हैं, लेकिन इस सब के बीच जो महत्वपूर्ण आंकड़ा और बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ के इस विदेश दौरे से आ रही है, उससे हम आपको खबरदार कर दें। बड़ी खबर यह है कि यूपी के विकास के बारे में योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले बताया कि जापान से 90,000 करोड़ रुपए के और सिंगापुर से 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। 4 दिनों की यात्रा के आखिरी दिन योगी ने कहा कि जो सकारात्मकता भारत को लेकर दुनिया में बनी है, उसका फायदा उत्तर प्रदेश को भी होगा। जापान का यामानाशी, जहां आज तक संवाददाता मंजीत नेगी उस मैग्लेव ट्रेन का सफर कर रहे हैं जिसके चर्चे भारत में भी हो रहे हैं। ये मैग्लेव ट्रेन है जो पूरे ट्रेन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही है, जिसकी स्पीड अब 300 नहीं बल्कि 500 किलोमीटर होगी। मंजीत नेगी जिस मैग्लेव ट्रेन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसी ट्रेन में एक बेहद खास मुसाफिर भी बैठा है। नाम है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने ट्रेन के 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छूने पर तालियां बजाई। So now this system is accelerating to 500 kilometers per hour. In 1.5 minutes, the speed reach that's 500 kilometers per hour. 1.5 मिनट में 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन जापान की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन। सवाल यह है कि क्या 25 करोड़ की आबादी वाले भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को भी योगी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से विकास की पटरियों में दौड़ा पाएंगे? 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में, वहां की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। मैग्लेव ट्रेन की रफ्तार पर टकटकी लगाए योगी आदित्यनाथ पर 25 करोड़ लोगों की निगाह टिकी हुई है। वो जानना चाहती है कि जिस तरह से मैग्लेव ट्रेन की रफ्तार बताती स्क्रीन पर तेजी से नंबर आगे बढ़ रहे हैं, क्या यूपी भी आने वाले दिनों में ऐसे ही रफ्तार भरेगा? हमने अपनी उत्तर प्रदेश की नीतियों को
रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव बनाया है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। मैग्लिफ ट्रेन का सफर योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का सबसे खास पल रहा। योगी भी सफर के दौरान उत्सुक दिखे। जिस तरह 10 मिनट में 100 किलोमीटर का सफर इस मैग्लिफ ट्रेन ने किया, 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। So now this system is accelerating to 500 km/h. जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने स्क्रीन के आगे खड़े होकर इस ट्रेन की रफ्तार को लेकर खुशी जताई, उसी तरह क्या बुलेट की रफ्तार से यूपी को निवेश भी मिलेगा? और आप देखिए जो मैग्लिफ ट्रेन है वो स्पीड है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर। अगले साल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता के सामने जा रहे योगी इस बार अपनी सरकार की आर्थिक सेहत को अपना ट्रम्प कार्ड बनाकर चल रहे हैं। हाल ही में पेश किए गए यूपी के बजट ने राज्य की आर्थिक छलांग की खबर दी। बताया कि जिस यूपी का बजट साल 2016-17 में 3.47 करोड़ था, वो 9 लाख करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा है। 2016-17 में जिस यूपी का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद करीब 13.3 लाख करोड़ रुपए था, वो साल 2024-25 में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। अखिलेश सरकार में यूपी की विकास दर 6.5% थी, जो 2024-25 में 10.8% के पार जा पहुंची है। यूपी में रहने वालों की आय भी डबल हो गई है। देश के जीडीपी में हिस्सा 8.6% से 9.1% तक जा पहुंचा है। योगी आदित्यनाथ अपने तीसरे कार्यकाल में यूपी सरकार की इन उपलब्धियों से आगे जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव जीतने के लिए चुनावी रणनीति बनाने के बजाय विदेशी निवेश लाने के लिए जापान जाना चुना। यूपी की योगी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मतलब राज्य की जीडीपी करीब 100 लाख करोड़ की बनाना है, जो अभी 30 लाख करोड़ की है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जैसे प्रकृति की अत्यंत कृपा जापान के यामानासी प्रांत पर है, इसी प्रकार की असीम कृपा प्रकृति की उत्तर प्रदेश पर भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, भारत की सबसे बड़ी आबादी और अगर कहें तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ को भरोसा है कि सिंगापुर जापान में जो एमओयू या निवेश के प्रस्ताव उन्हें मिले हैं, वो यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। अभी तक अगर बुलेट ट्रेन की बात की जाती है तो चीन और जापान में जो बुलेट ट्रेन होती है उनकी स्पीड की चर्चा होती है कि वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान में अपनी यात्रा के दौरान एक अलग तरह का अनुभव ले रहे हैं, जहाँ जो जापान में एक नई शुरू किया है, जिसकी स्पीड 300 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू होते हुए 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन। योगी आदित्यनाथ उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां पर जाति और धर्म के नाम पर सियासत होती है और लंबे समय से होती आई है। क्या योगी ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर विकास के इर्द गिर्द विकास के मुद्दे पर राजनीति हो? अगले साल यहां पर चुनाव है और उसके साथ ही ये याद रखिए कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा था, पर ये इतना आसान नहीं है। और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इस दौड़ में बहुत सारे राज्य आते हैं। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसकी इकोनॉमी 45 लाख करोड़ रुपए की है। तमिलनाडु की इकोनॉमी 31 लाख और यूपी की 30 लाख करोड़ रुपए की है। वहीं कर्नाटक की 29 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। 18 लाख करोड़ के साथ पश्चिम बंगाल 5वें नंबर पर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 राज्य
यूपी, तमिलनाडु और कर्नाटक की इकोनॉमी का साइज करीब करीब एक समान है। तमिलनाडु और कर्नाटक पहले से विदेशी निवेशकों की पसंद है, इसीलिए यूपी की चुनौती बहुत कड़ी है। आप लोग खासतौर से ये जस्टिस कंट्रोल बुलडोजर पहन, इसके पीछे क्या मकसद है? उनका मैसेज काफी क्लियर है और वो मानते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। ये उसी का प्रतीक है जो पूरी दुनिया जान रही है। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये लोग उत्तर प्रदेश में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं। जापान में बुलडोजर वाली टी शर्ट पहनकर योगी के स्वागत में खड़े ये लोग बता रहे हैं कि योगी का मतलब यूपी और उनके लिए क्या है। आप लोगों को पता चलता है यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर? मैं यूपी से ही हूँ, मेरा नाम पूजा त्यागी है और मैं यूपी से ही गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, और मेरे ख्याल से सब जानते हैं वो पहले किस लिए फेमस था। और अब 10 साल में जो चेंज हुआ है वहाँ पे वो देखने लायक है। वो सबको पता लगता है पहले लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती थी जब मैं कॉलेज जाती थी, और अब आप देखें तो बेधड़क 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप कभी भी जाइए, और सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके से मक्खन मलाई तरीके से, बिल्कुल ही विकास की रफ्तार योगी सरकार। यूपी को लेकर ऐसा ही दावा योगी करते रहे हैं, लेकिन जापान में जनता का उनकी बात को आगे बढ़ाना क्या निवेशकों को यूपी तक लाने में गेम चेंजर साबित होगा? ये जो यात्रा है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। वहाँ पे वैसे ही सेमीकंडक्टर का ऑलरेडी प्लांट लग चुका है, डिफेंस कॉरिडोर ऑलरेडी बन रहे हैं वहाँ पर, और इसके साथ में उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाला है। हम सब योगी जी के साथ में हैं। 2017 से जब से योगी जी ने ज्वाइन किया है एज अ सीएम, आप देखो 2017 के पहले यूपी में जंगल राज था, अंधेरा था। जो रामराज योगी जी लेके आए हैं, जब यूपी में वही उनका नारा है, न कर्फ्यू है न दंगा, यूपी में सब चंगा है। और हम चाहते हैं कि भारत और जापान के संबंधों के लिए जो योगी जी का ये दौरा है ये सक्सेसफुल रहे। जो उनका टारगेट है कि कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया यूपी में आए, वो बहुत जरूरी है। जापान दौरे के अपने दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो से यामानाशी जाते वक्त जापान में रहने वाले भारतीय परिवारों से मुलाकात की, भारतीय मूल के लोगों और बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताया। इस दौरान बच्चों ने सीएम योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बच्चों ने योगी को मंत्र सुनाए, सीएम ने बच्चों को चॉकलेट दी। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ से ऐसी ही एक मुलाकात में एक महिला ने भारत के प्रति अपने लगाव के बारे में बताया। उसने अपने बच्चों को भी मिलवाया। बच्चे ने योगी को शिव मंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम सुनाना शुरू किया। मंत्र पूरा करने में बच्चा जब अटका तो योगी ने उसे पूरा किया। भवानी सहितम नमामि। योगी यामानाशी पब्लिक स्कूल भी पहुंचे, जहां बच्चों से बातचीत कर उन्होंने तोहफे दिए। इसके बाद योगी ने यामानाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी P2G सिस्टम की साइट विजिट की, रिसर्च फैसिलिटी के फंक्शन को समझा। यात्रा के दूसरे दिन यामानाशी पहुंचे हैं, जो एक बड़ा प्लांट है जापान पर। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो हाइड्रोजन प्लांट है, हाइड्रोजन से बिजली बनाने का प्लांट है। यहाँ पर वो इस प्लांट के अंदर जानकारी दे रहे हैं किस तरह से बिजली बनाई जाती है। योगी ने यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के तहत निवेशकों से बात कर उन्हें राज्य में निवेश करने को कहा। मेरा मानना है कि किसी भी पहल में जब प्रकृति का पूरा सहयोग मिले तो वह एक शुभ लक्षण माना जाता है। हम लोग जब टोक्यो से चले थे, कल हम देख रहे थे दिन भर टोक्यो में काफी बारिश थी। आज प्रातः कोहरा छाया था और हमारे पूरे डेलीगेशन के मन में आशंका थी कि यामानाशी केंद्र में हम जब प्रवेश करेंगे तो वहां कोहरा होगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वैली में प्रवेश किया तो हमें सूर्य भगवान के भी दर्शन हो गए और साथ साथ यहाँ की पहचान कोसी पर्वतमाला को भी हम लोगों को देख करके प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मानता है कि प्रकृति
की कृपा इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में है। अपनी जापान यात्रा के पहले दिन योगी आदित्यनाथ टोक्यो में थे। वहां पर उन्होंने ये जानकारी दी कि जो नोएडा में जेवर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां के करीब 500 एकड़ में जापान की औद्योगिक सिटी विकसित की जा रही है, जहां जो जापानी उद्योग आएंगे उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। जापान की अपनी यात्रा के पहले दिन टोक्यो में योगी ने 2 दर्जन से ज्यादा कारोबारियों से मुलाकात की और बताया कि 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में चुनौतियों के साथ साथ संभावनाएं भी हैं। जापान को योगी ने बताया कि यूपी में सामर्थ्य कितना है और उदाहरण दिया महाकुंभ के आयोजन का, जिसमें 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे। आपने देखा होगा गत वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ कितना भव्य और दिव्य था। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे। आप सोचो 66 करोड़, दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं है। यानी भारत और चीन को छोड़ दें तो किसी की आबादी भी 66 करोड़ नहीं है। उतने लोग आए और पूरे वर्ष भर में उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के विभिन्न धर्मस्थलों की यात्रा किया है। प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन। योगी ने उगते सूर्य के देश को अयोध्या के सूर्यवंशी राम से जोड़ा और बताया कि यूपी की नई पहचान आज भारत के नए आध्यात्मिक राज्य की है। जापान सन ऑफ लैंड है। सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है और भारत सन ऑफ सन है। आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। सिंगापुर से जापान तक योगी ने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक ताकत के साथ साथ विकास की रफ्तार को भी सामने रखा, ताकि यूपी में आ रहे बदलाव का एहसास करवाया जा सके। उत्तर प्रदेश ने भी विकास के कुछ नए आयाम छूने के कार्य किए हैं। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अब आप देखते होंगे वहां कर्फ्यू का कोई समाचार नहीं आता होगा। अब वहां दंगों का समाचार नहीं आता होगा, उपद्रव का समाचार नहीं, अब तो उत्सव के समाचार आते होंगे। जब योगी आदित्यनाथ टोक्यो में यह संदेश देते हैं कि देश दुनिया के 156 करोड़ लोग पिछले साल धार्मिक पर्यटन यूपी में कर चुके हैं, तो इसके साथ ही वो बताना चाहते हैं कि यूपी में निवेश का रास्ता सुरक्षित है। नए यूपी में अब दंगा और अंधकार नहीं, बल्कि उत्सवों की पहचान है। मंजीत नेगी, टोक्यो, आज तक। जापान के सबसे बड़े रोबोटिक सेंटर का भी दौरा योगी आदित्यनाथ ने किया। बहुत बारीकी से हर एक प्रोसेस, हर एक प्रक्रिया वो देख रहे थे। यहां तक कि एक रोबोट को उन्होंने निर्देश भी दिया। देखिए हमारे संवाददाता मंजीत नेगी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग तरह के अनुभव ले रहे हैं। चाहे मैग्लेव जो बुलेट ट्रेन 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, उस पर उन्होंने सफर करके देखा हो, या हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी प्लांट की बात और दौरे के आखिर में वो यहाँ पर एक रोबोटिक सेंटर पहुंचे हैं, जहाँ पर रोबोट के जरिए कैसे इंडस्ट्री में यानी कि फैक्ट्री में काम होता है। अलग तरह के रोबोट, बड़ी संख्या में छोटे से लेकर बड़े रोबोट रखे हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में जिसका इस्तेमाल हो सकता है। पैकेजिंग में दूसरी तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं और हर तरह का रोबोट यहाँ पर मौजूद है। ये सबसे बड़ी कंपनी है जापान की। अगर बात की जाए यामानाशी शहर में, पूरे जापान में फैली हुई है और एक तरह से जापान में पिछले कई सालों में जिस तरह की प्रोग्रेस की है तकनीक के मामले में, उत्पादन के मामले में, उसके पीछे ये एक बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर जाते रहे हैं, यानी अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग समय पर निवेश के लिए विदेश यात्रा करते रहे हैं।
हम आपको दिखाते हैं कि मायावती से लेकर अखिलेश यादव उनकी विदेश यात्राओं के बारे में बताते हैं। साल 2003 में मायावती 5 देशों के दौरे पर गई थी। मायावती ने दावा किया था कि उनके दौरे से राज्य को 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के प्रस्ताव मिले। इसके बाद अखिलेश यादव निवेश लाने के लिए साल 2015 में जर्मनी गए, जहां उन्होंने हानोवर व्यापार मेले में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने आईटी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अफसरों से मुलाकात की। जून 2015 में अखिलेश यादव फ्रांस गए थे। वहां से लौटकर अखिलेश ने घोषणा की थी कि इत्र उद्योग के विकास के लिए फ्रांस के ग्रास शहर और उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर के बीच ट्विन सिटी यानी जुड़वा शहर समझौता किया जाएगा। अब गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की बात करते हैं, उससे आपको खबरदार करते हैं। अमित शाह सीमांचल के क्षेत्र में हैं। सीमांचल के क्षेत्र में इस बात पर जबरदस्त मंथन चल रही है कि किस तरीके से जो सीमा पार से घुसपैठ है उसे जड़ से खत्म किया जा सके। और घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह ने आज एक कड़ा संदेश दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। देश को नक्सल मुक्त करने जा रहे अमित शाह ने घुसपैठ पर यह बड़ी बात बिहार के उस इलाके में कही जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ होने के दावे होते हैं। बांग्लादेश और नेपाल की सरहदों से लगे बिहार के सीमांचल में कही गई अमित शाह की ये बात जितनी रणनीतिक है उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक है। पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार सहित 7 जिलों में डीएम और एसपी के साथ सुरक्षा समीक्षा कर रहे हैं। इन जिलों में सुरक्षा एजेंसियों की प्रमुख चिंताएं हैं, जिसमें सीमा पार से अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और पहचान पत्र का नेटवर्क, तस्करी की लगातार सक्रिय राहें और आबादी में असामान्य तेज वृद्धि शामिल है। बिहार का बॉर्डर जोन बंगाल तक प्रभाव डालता है, क्योंकि कई अवैध मूवमेंट बिहार से होकर पश्चिम बंगाल की ओर शिफ्ट होते हैं। ऐसे में अमित शाह का पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले यहां पहुंचना इसे एक बड़ी राजनीतिक संकेत में बदल देता है। हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री हैं, आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चल रही है, आपका देश में राज है, तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं निभाई। बिहार के सीमांचल की तरफ पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी और ममता बनर्जी इसे लेकर पहले से आमने सामने है। इसीलिए अमित शाह के इस दौरे की टाइमिंग में सियासी जानकार राजनीतिक संदेश ढूंढने में लगे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। और अब एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की जो किताब है उसके मुद्दे को लेकर जो विवाद रहा उससे आपको खबरदार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणी रही। एनसीईआरटी ने जो जुडिशियल करप्शन यानी कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जो हिस्सा था उसे वापस ले लिया है। अब वो किताब का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनसीईआरटी को जबरदस्त फटकार पड़ी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस अंश को लेकर आपत्ति जताई गई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की एक किताब अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की इस किताब पर बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी किताब के अंदर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर को लेकर थी, जिससे बात इस पर बैन तक जा पहुंची। इस चैप्टर में लिखी बातों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है
पहले तो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान वाली नई किताब तुरंत हर जगह से हटाई जाए। किताब की हार्ड कॉपी, डिजिटल कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, इंटरनेट हर जगह से हटाई जाए, यानी बुक पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया। दूसरे पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्कूलों में पहुंचाई जा चुकी किताबों की खेप की हर एक प्रति फौरन जब्त कर ली जाए और 2 हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दी जाए। फिर एनसीईआरटी के डायरेक्टर, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी करके पूछा गया है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव 1990 बैच के बिहार कैडर के आईएएस श्री संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि इस बार 8वीं के बच्चों की किताब में न्यायपालिका को लेकर जो बातें लिखी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट को बेहद नागवार गुजरी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने खुद से सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा कि इससे न्यायपालिका पर गोलीबारी हुई है, न्यायपालिका को रक्त रंजित की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों को देर से न्याय मिलने की बात समझाने का मकसद था। 2 लाख किताबें वापस ले ली गई हैं। एनसीईआरटी ने बिना शर्त माफी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि जब सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन जनता के सामने आ चुका है तब वापस लेने का क्या मतलब। माफी पर बाद में विचार करेंगे। हमें पता लगाना है कि जिम्मेदार कौन कौन है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। किताब में इस तरह से एक सिंगल आउट करना, ये एक अभियान का लगता है, एक मुहिम है कि एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाए। आप सब बताइए, यंग बच्चे हैं, वो जब किताब पढ़ेंगे और उनको इस तरह की बात आएगी तो उनको लगेगा कि जुडिशरी तो बहुत गलत जगह है, वहां तो हमको जाना भी नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे सोचेंगे कि भाई यहाँ तो वकील बनना या जज, या ये सोचेंगे कि जितने वकील जज हैं सारे यही इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए। मैंने भी इसको पूरा समर्थन दिया है। वही नहीं करने की वजह से आज के दिन 40% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो एमएलएज हैं वो सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं और पूरा देश किस दिशा में जा रहा है उसकी हम लोग सबको समीक्षा करनी चाहिए। तो आपको अगर कुछ करना है तो इस तरह की बात कीजिए। जुडिशरी की बात कर रहा है, जुडिशरी अगर सारे अंगों में देखा जाए, इस देश के सारे जो 3 पिलर्स हैं उनमें जुडिशरी सबसे आगे है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी से उन कमेटी मेंबर्स के नाम भी मांगे जिन्होंने 8वीं की किताब का ये चैप्टर पास किया। किताब में लिखी बातें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऐतराज जताया है। दरअसल इस किताब में न्यायपालिका की चुनौतियों का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार के बारे में लिखा गया था कि लोग न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का सामना करते हैं। इससे गरीब जरूरतमंदों के लिए न्याय मुश्किल हो सकता है। इसलिए व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सरकारें तेजी से कार्रवाई कर रही हैं। 2017 से 21 के बीच न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की 1600 शिकायतें आ चुकी थी और देश के सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000 और निचली अदालतों में 4,70,00,000 केस लंबित हैं। कि ये बहुत ही आपत्तिजनक है या ऐसी ढंग का चैप्टर नाबालिग बच्चों के सामने ये परोसना या देश के सामने ये परोसना बड़ा ही अनुचित है और इसका कहीं से कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो बार भी इस पर आक्रोशित था और बार आक्रोशित है। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति थी कि 8वीं के बच्चों के मन में न्यायपालिका के लिए भ्रष्टाचार की एक पक्षीय बात बैठाने की साजिश की जा रही है, जबकि न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा और आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की जो कोशिशें की हैं, उसे नजरअंदाज किया गया है। न्यायपालिका का अत्यंत आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका ने कहा है वो सर माथे पे, उसको हम लोग पूरा पालन करेंगे। जो भी हुआ मैं अत्यंत उसके लिए दुखी हूँ, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। जब ही ये घटना मेरे सामने आई, मैं तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के सफाई देने पर भी ये विवाद थमता नहीं दिखता और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशों से जोड़कर सरकार को निशाने पर लिया है। आज तक ब्यूरो। गुजरात का सूरत शहर स्वच्छता की रैंकिंग में लगातार टॉप के हिस्से में आता रहा है, टॉप की श्रेणी में आता रहा है। लेकिन वहीं पर
कूड़े के नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उससे हम अब आपको खबरदार करते हैं। खबर यह आ रही है कि वहां पर 213 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद कूड़े का पहाड़ साफ नहीं हो पाया। सूरत स्वच्छता के मामले में शीर्ष शहरों में से एक है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण डोर टू डोर कचरा संग्रह के लिए मशहूर ये शहर अब कचरा घोटाले की वजह से सुर्खियों में है। ये कूड़े का पहाड़ स्वच्छता नी मूरत वाले नारे पर पट्टा लगाता है, क्योंकि जिस कूड़े के पहाड़ को अब तक हट जाना चाहिए था, वो कूड़े का पहाड़ दावा है 213 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जस का तस खड़ा हुआ है। सूरत में कूड़े को लेकर हुए करोड़ों के घोटाले से आज तक खबरदार कर रहा है। उन्होंने कोई भी नियम फॉलो नहीं किया है और जो कचरा निकाल करना चाहिए वो आप देखेंगे कि निकाल भी नहीं किया और उनको 213 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे दी गए हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात है तो आप देखेंगे कि लास्ट 7-8 दिन से कचरा जलाया जा रहा है, क्योंकि जो कंपनी है यहाँ की जो ठेकेदार है उन्होंने ये जो कचरा है वो बार यहाँ से निकाल कर दिया, कचरे का निकाल नहीं किया। हर रोज सूरत में से 2500 मैट्रिक टन कचरा निकलता है। कचरा जलाने से आपकी गलती, आपके जो मिस्टेक किए वो खत्म नहीं होने वाली है। आपने जो किया, हमारी मांग यही है कि ये ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उनके सामने एफआईआर की जाए और जो भी इसमें जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी सामने कड़क से कड़क कायदेसर की कार्यवाही करी जाए। सूरत में कूड़े के पहाड़ से जुड़े भ्रष्टाचार की पड़ताल में आज तक की टीम को क्या मिला, उससे पहले जानिए कि 29 अक्टूबर 2022 में सूरत महानगर पालिका ने सीडी ट्रांसपोर्ट नाम की कंपनी को कूड़ा हटाने का ठेका दिया। 3 साल के अंदर 790 रुपए प्रति टन की दर से 30 लाख टन कचरे को हटाना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद भी कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है। फिर भी 213 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जब काम नहीं हुआ तब कंपनी को पैसे क्यों दिए गए? पूरे मामले को समझने के लिए आज तक की टीम सूरत के खजोद इलाके में गई, जो सूरत महानगर पालिका की डंपिंग साइट है। आज तक की टीम ने जो अपने कैमरे में कैद किया वो बेहद हैरान करने वाला था। खजोद डंपिंग साइट पर कूड़े के ढेर इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसे हटाने के लिए करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन काम अब तक नहीं हुआ है। आज तक की टीम को अंदर देखकर ठेकेदार के लोग परेशान हो गए थे। उन्होंने टीम से डंपिंग साइट से बाहर निकलने को कहा। मीडिया अंदर नहीं जा सकता। मीडिया नहीं, कोई भी इंसान हो इससे अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों? परमिशन चाहिए उनका। किसका? साहब लोग का। अच्छा। हाँ। कौन से साहब का चाहिए? साहब ऑफिस से परमिशन लेके आप क्या करते हैं? मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। अच्छा। हाँ जी। क्या जिम्मेदारी आपकी? मेरा यहाँ से गेट की जिम्मेदारी है। अब हमारे सामने सवाल यह था कि डंपिंग साइट पर ऐसा क्या है जिसमें प्रवेश से रोका जा रहा है। किसी तरह हम डंपिंग साइट के अंदर गए तो हमें चारों तरफ धुआं दिखा। हमने देखा कि कूड़े में आग लगाई जा रही है। आरोप है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कूड़े में आग लगाई जा रही है। सूरत महानगर पालिका की कहानी भी अजीब है। जिस कचरे को निकालने के लिए 213 करोड़ चुकाए गए वो कचरा तो वहां से हटा ही नहीं। अब आरोप लग रहे हैं कि कचरे का घोटाला हुआ है। हम इस वक्त पहुंचे हैं सूरत महानगर पालिका की खजोद फाइनल वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल प्लांट पे है, जहां आज तक की टीम अंदर गई थी और उसको हमने वहां की जो तस्वीरें कैद की हैं, वहां से जो कुछ हमने देखा कि किसी भी तरह का कोई डिस्पोजल वहां पे नहीं हो रहा है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से आग लगाई गई। डंपिंग साइट पर अपनी पड़ताल पूरी करके हम सूरत महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर दिनेश कुमार गुरव के पास गए। पूछा कि जो काम पिछले साल तक हो जाना चाहिए था अब तक क्यों नहीं हुआ। खजोद डंपिंग साइट में जो भी 213 करोड़ का टेंडर दिया गया था उसमें से लगभग 107 करोड़ जितना अभी तक पेमेंट हुआ है, और जो पेमेंट हुआ है उसका वर्क ऑर्डर के हिसाब से पर मीट्रिक टन 790 रुपये एक भाव तय किया गया था, और उसके हिसाब से जो भी पेमेंट हुआ है उसके हिसाब से किया है। पर जो भी अलग अलग आक्षेप किए गए हैं तो उस अलग अलग आक्षेपों के लिए एक तपास समिति की रचना भी सूरत महानगर पालिका के ओर से की गई है, और वो तपास समिति का जो मैंडेट है वो मैंडेट ये है कि पूरा जो भी अभी तक का खर्चा हुआ है वो एज पर नॉर्म्स हुआ है। सूरत महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर से जब हमने पूछा कि डंपिंग साइट पर आग क्यों लगी है तो उन्होंने इसके लिए गर्मी और ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन वायर को वजह बताया। 3 साल में काम पूरा क्यों नहीं हुआ के सवाल पर भी कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल ये है कि जिस कंपनी ने तय वक्त पर काम पूरा नहीं किया उस पर कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों की जा रही है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।